अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ दास्तान मीर बाय हमना राजपूत एपिसोड नंबर 62। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर हम चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये नावल आपको कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टैक्ट में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम इस नावल को आगे स्टार्ट करते हैं। असलान शाह की गाड़ी खान पैलेस के बाहर आकर खड़ी हुई। असलान शाह गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और अपने कदम खान पैलेस के गेट की जानिब बढ़ा गया। जैसे ही उसने गेट को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। असलान शाह ने चौंक कर पीछे की जानिब मुड़कर उस शख्स को देखा। पीछे फारिस खानज़ादा के 3 गार्ड खड़े उसे ही देख रहे थे। क्या मसला है? असलान शाह झंझलाहट भरे लहजे में बोला। वो जितना जल्दी अंदर जाने के लिए बेताब था, उतना ही कोई ना कोई उसके रास्ते में रुकावट बन रहा था। आप अंदर नहीं जा सकते, फारिस खानज़ादा के गार्ड ने असलान शाह से कहा। व्हाट? असलान शाह गार्ड की बात पर तकरीबन चीखा था। तुम मुझे कह रहे हो? असलान शाह ने अपनी तरफ इशारा कर शहादत की उंगली करते हुए पूछा। जी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। गार्ड ने असलान शाह को देखकर जवाब दिया। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? असलान शाह ने जब से सवाल किया। जी फारिस सर के साले हैं आप। असलान शाह के पूछते ही पहले वाले गार्ड के साथ खड़े दूसरे गार्ड ने असलान शाह को जवाब दिया। असलान शाह गार्ड की बात सुनकर कड़वा मुंह बना गया। मैं उसका साला नहीं हूँ, बल्कि वो मेरा साला है। असलान शाह दांत चबाते एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। लेकिन सर ने कहा था कि आप उनके साले हैं, गार्ड ने जवाब दिया। सनकी है तुम लोगों का सर, इसलिए पागल और सनकी लोगों की बातों को इग्नोर करना चाहिए। असलान शाह दांत कचकचाते हुए बोला। जवाब अगर तुम लोगों की तफ्तीश खत्म हो गई हो। असलान शाह ने तीनों गार्ड को घूर कर देख कर कहा। लेकिन वो तीनों एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिले थे। व्हाट प्रॉब्लम? असलान शाह उन तीनों को वहीं जमा देख कर बोला। आप अंदर नहीं जा सकते, हमें सर की तरफ से ऑर्डर मिला है। फारिस सर ने कहा था कि उनका साला आए तो हम आपको पहली फुर्सत में चलता करें। अब की बार तीसरा शख्स असलान शाह को देख कर बोला, जबकि तीसरे गार्ड की बात सुनकर असलान शाह का चेहरा सुर्ख हुआ और वो फारिस खानज़ादा को दिल ही दिल में गालियों से नवाजने लगा। उस साले की ऐसी की तैसी। असलान शाह ज़ब्त से बोला और गेट को खोलने लगा। सर आप नहीं जा सकते। गार्ड असलान शाह को गेट खोलते देखकर जल्दी से बोले। शट अप। असलान शाह गुस्से से दहाड़ा। वो गार्ड असलान शाह की दहाड़ पर एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कह रहे हो अब क्या करें। वो तीनों हट्टे कट्टे नौजवान गार्ड थे, लेकिन अपने सर की बात भी याद रखे हुए थे कि उस शख्स को हाथ नहीं लगाना, बस वहाँ से चलता करना था। सर सर, वो तीनों असलान शाह को अंदर जाते देखकर उसके पीछे भागते हुए उसे पुकारने लगे, जबकि असलान शाह उनकी पुकार को अनसुना करते लाउंज में दाखिल हुआ और एक झटके से लाउंज का दरवाज़ा अपने पीछे आते गार्ड के मुंह पर बंद कर गया, जबकि वो तीनों गार्ड हक्का बक्का बंद दरवाजे को देखते रह गए। सर छोड़ेंगे नहीं हमें, एक गार्ड बड़बड़ाया। अगर हम उनके साले को रोकते तो उनका साला हमें नहीं छोड़ता। साथ ही दूसरा गार्ड भी बड़बड़ाया। चलो भाइयों, जो होगा देखा जाएगा। अब की बार पहले वाला गार्ड बोला। जो होगा तो फिर देखा नहीं जाएगा। वो दोनों गार्ड पहले वाली गार्ड की बात पर बड़बड़ाए कि वो में अपनी मिशन में नाकाम हो चुके थे। सर ने कहा था कि मिशन कंप्लीट हो जाए तो उन्हें मिशन कंप्लीट का मैसेज कर देना, लेकिन अब मैं कौन सा मैसेज करूं? तीसरा गार्ड रूहान सी आवाज़ में बोला। यही यही मिशन इनकम्प्लीट। वो दोनों गार्ड तीसरे वाले गार्ड का मोबाइल पकड़कर फारिस खानज़ादा के नंबर पर सेंड कर गए थे, जबकि मैसेज सेंड होते ही वो तीनों मुस्कुरा उठे थे, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का पहला ऐसा मिशन था जिसमें वो हारे थे। असलान शाह लाउंज से गुजरकर नूरलैन के कमरे की जानिब चला गया, जबकि उसकी नज़रें लाउंज में से गुजरते इन बिखरे फूलों की पत्तियों पर भी पड़ी थी। असलान शाह सर झटक कर कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और सामने बेड पर उसकी बीवी उसकी नींदें उड़ाकर खुद पुरसुकून होकर सो रही थी। असलान शाह कमरे का दरवाज़ा लॉक करते बेड की जानिब अपने कदम बढ़ा गया और अपना जूता उतार कर नूरलैन के पहलू में आकर बैठा। नूरलैन पुरसुकून से सो रही थी। असलान शाह नूरलैन के चेहरे को देखकर मुस्कुरा उठा था। दिल में जैसे उसे देखकर ठंडक सी महसूस हुई थी। बहुत तेज़ हो गई है नूर। असलान शाह नूरलैन के साथ लेटते उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब करते उसके गालों के साथ अपने गाल मस करते हुए बोला। उफ, ये सुकून जिसका वो मतलाशी था। असलान शाह ने आँख मीच कर उस सुकून को महसूस किया। मेरी जान है आप, और इतनी ही अपनी दूरी से मेरी जान निकाल देती हैं। असलान शाह नूरलैन के चेहरे के एक एक नक्श को अपने हाथों से दीवाना वार छूते हुए बोला। बहुत नाराज़ हूँ मैं आपसे असलान शाह।
असलान शाह उसके सोए हुए चेहरे को देखकर शिकवा करते हुए बोला, लेकिन नाराज़ नहीं रहता ये दिल आपसे नाराज़गी के लिए, जैसे ये दिल बना ही नहीं है। असलान शाह उसके गाल पर बोसा देते हुए बोला, देख रही हो प्रिंसेस, आपकी मामा कितना आपकी बाबा को तंग करती है। आपने भी अपनी मामा पर जाना है। ठीक है, तंग करती है तो क्या हुआ, जान है आपके बाबा की। असलान शाह नूरैन के पेट पर हाथ रखते चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, और नूरैन को अपने हिसार से अलग करते वो बेड पर बैठा अपनी शर्ट को उतार कर वो सोफे की जानिब उछाल गया। वो शर्टलेस होकर वापस बेड पर लेटा और नूरैन को दोबारा से अपने बरहना सीने से लगाते वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर सोने की तगदो करने लगा। उसे ज़्यादा तगदो नहीं करनी पड़ी थी। वो कुछ ही लम्हों में नींद की वादी में डूब गया था। जिस सुकून को वो ढूंढ रहा था वो सुकून उसकी बाहों में मौजूद था। वहाब खानज़ादा की आँख गाड़ी के शीशे पर होती दस्तक से खुली थी। उसने एक नज़र गाड़ी के शीशे की जानिब देखा, लेकिन गाड़ी के शीशे ब्लैक होने की वजह से वो बाहर का नज़ारा नहीं देख सका, क्योंकि वो नींद में जाने से पहले गाड़ी के शीशे ब्लैक कर चुका था। वहाब खानज़ादा ने अपनी गोद में सोई मरहा को देखा, जो उसके सीने में मुँह छुपाए पुरसुकून होकर सो गई थी। एक बार फिर से शीशे पर दस्तक हुई। वहाब खानज़ादा गहरा सांस भरते गाड़ी के शीशे नीचे कर गया। गाड़ी का शीशा उसने सिर्फ इतना खोला जिससे बाहर वाला सिर्फ उसे ही देख सकता था। गाड़ी के बाहर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। क्या हुआ बच्चे, इतनी रात को आप बाहर क्या कर रहे हो? वहाब खानज़ादा ने उस बच्चे से पूछा और एक नज़र अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखा, जहाँ घड़ी 1:20 दिखा रही थी। साहब जी, रात से एक भी गजरा नहीं बिका, आप ये गजरा ले लो। वो छोटा सा लड़का वहाब खानज़ादा को देखकर मिन्नत भरे लहजे में बोला और साथ ही अपने हाथ में पकड़े गजरों को वहाब खानज़ादा को दिखा गया था। लाओ दो मुझे। वहाब खानज़ादा ने मुस्कुराकर अपना हाथ गाड़ी से बाहर निकाला और वो छोटा लड़का वहाब खानज़ादा की बात पर मुस्कुराते एक गजरा निकाल कर वहाब खानज़ादा के हाथ पर रख गया। मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे सारे गजरे दे दो बच्चे। वहाब खानज़ादा ने अपने हाथ में पकड़े एक गजरे को देखकर उस लड़के से कहा। सच में साहब? वो लड़का वहाब खानज़ादा की बात पर शौक से बोला। वहाब खानज़ादा ने सर को हिलाया। उसके सर हिलाते ही उस लड़के ने सारे गजरों से बड़ा शॉपर वहाब खानज़ादा को थमा दिया। वहाब खानज़ादा ने उस शॉपर को डैशबोर्ड पर रखा। कितने पैसे बनते हैं? वहाब खानज़ादा ने पूछा। 3,000, लड़के ने झट से जवाब दिया। वहाब खानज़ादा ने सर को हिलाया और डैशबोर्ड पर रखे अपने वॉलेट से 3,000 निकाल कर अब लड़के को पकड़ा दिए। वो लड़का उन पैसों को देखकर खुश हुआ था। वो खुशी उसके चेहरे पर चमक ले आई थी। शुक्रिया साहब, वो लड़का वहाब खानज़ादा से बोला। वहाब खानज़ादा महज मुस्कुरा दिया। सुनो, वहाब खानज़ादा ने उस लड़के को पकड़ा जो वहाँ से जाने लगा था। जी? वो लड़का वहाब खानज़ादा की आवाज़ सुनकर वापस आया। पढ़ते हो? वहाब खानज़ादा ने पूछा। नहीं साहब। क्यों? वहाब खानज़ादा ने पूछा। मैं अकेला घर का कमाने वाला हूँ। बाबा है तुम्हारे? वहाब खानज़ादा ने पूछा। जी। उस लड़के ने जवाब दिया। काम करते हैं? वहाब खानज़ादा ने पूछा। नहीं, 2 साल पहले बाबा को फालिज का अटैक हुआ था, तभी वो 2 सालों से बिस्तर पर है। मैं और मेरी 4 बहनें हैं जो कमा रही है। वो लड़का अफसरदा लहजे में बोला। घर अपना है? वहाब खानज़ादा ने लबों को काट कर पूछा। नहीं, किराए का है, आगे से जवाब आया। वहाब खानज़ादा ने सर हिलाया और अपने डैशबोर्ड पर रखे वो दूसरे वॉलेट को उठाया और उसमें मौजूद चेक को निकाला और डैशबोर्ड पर रखी कॉपी से पेज निकालकर उसके पास ही पड़ी पेंसिल से उस पेज पर कुछ लिखने लगा और लिखते ही वो पेज और चेक वो उस लड़के को थमा गया, जबकि वो लड़का नासमझी से उस चेक को देखने लगा। साहब ये क्या है? वो बगैर देखे ही वहाब खानज़ादा से पूछने लगा। मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, इनकार मत करना बच्चे, वहाब खानज़ादा ने उस लड़के को कहा, जबकि वहाब खानज़ादा की बात पर वो सर हिला गया और एक बार फिर शुक्रिया कहते वो वहाँ से चला गया। वहाब खानज़ादा ने गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी को दोबारा से रास्ते में डाल गया। वो लड़का जो अपनी घर की जानिब अपने कदम बढ़ा रहा था कि उसने अपने हाथ में पकड़े उस चेक को खोला और चेक को खोलकर देखते ही उसकी आंखें नम हुई। वो छोटा तोहफा नहीं था, वो उसके लिए इतना बड़ा तोहफा था। अगर उस सारी ज़िंदगी भी कमा लेता तो कभी भी उस तोहफे जितना नहीं कमा सकता। वो 2 करोड़ का चेक था जो वहाब खानज़ादा ने उसे तोहफे में दिया था। उस लड़के ने अब उस पेज को खोला। ये तोहफा है तुम्हारे लिए। इसे खैरात या सदका मत समझना, ये एक भाई की तरफ से तुम्हें दे रहा हूँ। इस पैसों से तुम जो चाहो ले सकते हो, बस मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए दुआ करते रहना, बस यही इल्तिजा है मेरी। वहाब खानज़ादा ने उस पेज पर लिखा था। उस पेज को पढ़ते ही वो लड़का भागने वाले अंदाज में उस जगह पर आया जहाँ पर वहाब खानज़ादा की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन अब वो गाड़ी वहाँ पर नहीं थी। वो लड़का वहीं ज़मीन पर बैठ गया था, जबकि आंखों से आंसू तशक्कुर के बहने लगे थे।
वहाब खानज़ादा ने गाड़ी कुछ दूर जाकर खड़ी की और एक गहरा सांस भरते वो मरहा को देखने लगा, जो हल्का हल्का सा कसमसा रही थी। जाने वहाब खानज़ादा ने उसके कसमसाने पर उसका चेहरा अपने सीने से हटाते उसके चेहरे पर हाथ फेर कर मोहब्बत से पुकारा। मरहा टस से मस नहीं हुई। लोग वेडिंग नाइट सारी रात जाकर गुजारते हैं और एक मैं हूँ जिसकी बीवी वेडिंग नाइट सोकर गुजार रही है। वहाब खानज़ादा बड़बड़ाया, कितना सोना है मरहा? वहाब खानज़ादा ने मरहा के चेहरे पर अपनी उंगली ट्रेस करते हुए कहा, लेकिन जवाब निरादर था। वहाब खानज़ादा ने सोई हुई मरहा की सारी पहनी हुई ज्वेलरी उतार कर डैशबोर्ड पर रखी और सर पर टिके टिके दुपट्टे की पिन भी उतार दी थी। अपने चेहरे पर मुसलसल किसी उंगलियों की हरकत महसूस करते मरहा ने अपनी नींद से भरी आंखें वाह करते ही उसकी नज़रें वहाब खानज़ादा के चेहरे पर पड़ी थी, जो उसे ही गहरी नज़रों से देख रहा था। आप कौन हैं? मरहा ने नींद में डूबी आवाज़ से पूछा था। वाह, मैं वही हूँ जिसकी गोद में आप पिछले 1 डेढ़ घंटे से सो रही है। वहाब खानज़ादा मरहा की बात पर कुलस कर कहा। मरहा की आंखें फुलवा हुई और बिदक कर वहाब खानज़ादा की गोद से निकलती कि वहाब खानज़ादा ने उसके गिर्द अपना हिसार तंग किया। छोड़े मुझे, मरहा चटपटाती हुई बोली। छोड़ना मुश्किल है। वहाब खानज़ादा मरहा को एक हाथ से पकड़ते जबकि दूसरे हाथ से उसकी बैक गर्दन को होल्ड करते उसका चेहरा अपने करीब करते हुए भारी और गंभीर आवाज़ में बोला। वह गोद से तो उतारे, मरहा रूहान सी आवाज़ में बोली। नहीं, वहाब खानज़ादा ने इनकार किया और अपनी नाक को मरहा की नाक से मस किया। प्लीज़, मरहा ने मासूम सा मुँह बनाते हुए कहा। गोद से उतार दिया तो आप मेरे काबू में नहीं आएंगी। वहाब खानज़ादा ने मरहा की बात का जवाब दिया और मरहा के इतने करीब था कि मरहा को उसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मरहा ने वहाब खानज़ादा की बात पर मुँह बसोरा और उसके कंधे पर हाथ रखती सीधी हुई। वहाब खानज़ादा के लब मुस्कुराहट में ढले। नींद पूरी हो गई है? वहाब खानज़ादा ने मरहा के बालों को जोड़े से आज़ाद करते हुए पूछा। मरहा के सीधे होकर बैठते ही दुपट्टा उतरकर गाड़ी में गिर चुका था। मुझे और सोना है। मरहा वहाब खानज़ादा की बात पर उसके कंधे पर सर रखते उसके कान में बोली, जबकि उसके बोलते हुए लब वहाब खानज़ादा के कान से मस हो रहे थे। सोने का टाइम आउट हो गया, अब टाइम सिर्फ रोमांस का है। वहाब खानज़ादा ने मरहा की बात पर बेबाकी से कहा। मरहा, जो उसके कंधे पर सर रखे आंखें मूंद गई थी, वहाब खानज़ादा की बात पर झट से अपना सर उसके कंधे से हटाती उसे आंखें फाड़ कर देखने लगी। वहाब खानज़ादा ने उसकी आंखों पर बोसा दिया। ना देखा करे ऐस ना देखा करे इन हसीन आँखों से, मुझे जज्बात मचलने लगते हैं इन आँखों को देखकर। वहाब खानज़ादा ने गंभीर आवाज़ में कहा। मरहा का दिल शिद्दत से धड़का। वहाब खानज़ादा ने उसे वापस उसकी सीट पर बिठाया। घर चले? मरहा ने वापस अपनी सीट पर बैठकर वहाब खानज़ादा से नज़रें मिलाए बगैर कहा। बिल्कुल नहीं, आज की रात यही गाड़ी हमारा घर और मेरा वजूद आपकी पनाहगाह है। वहाब खानज़ादा मरहा की बात पर ज़ुबानी अंदाज में बोला। मरहा ने अपना हलक तर किया। वहाब खानज़ादा ने डैशबोर्ड पर रखे गजरे वाले शॉपर से गजरे निकाल कर बड़े हक से मरहा के हाथ को थाम कर उसके दोनों हाथों की कलाइयों में गजरे पहना गया। मरहा एकटक अपने हाथों की कलाइयों को देख रही थी जिस पर वहाब खानज़ादा ने गजरे पहनाए थे। फिलहाल आपकी मुँह दिखाई देने के लिए सिर्फ ये गजरे हैं, लेकिन घर जाकर आपको आपकी असल मुँह दिखाई ज़रूर दूंगा। वहाब खानज़ादा ने बाकी बचे गजरों से फूलों की पत्तियों को तोड़कर कहा। मरहा ने सर हिलाया। वहाब खानज़ादा ने उन सारी टूटी पत्तियों को गाड़ी में फेंकना शुरू किया। मरहा हैरत से वहाब खानज़ादा को देखने लगी, जो मज़े से सारी गाड़ी को फूलों की पत्तियों से ढक गया था। पसंद आया? वहाब खानज़ादा मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए मरहा से बोला, जो हैरत से कभी गाड़ी और कभी उसे देख रही थी। मरहा वहाब खानज़ादा की बात पर उसे घूर कर देखने लगी। चुप क्यों हो गई हो सिली गर्ल? वहाब खानज़ादा ने मरहा की सीट को पीछे की तरफ झुकाया और ख़ुद उस पर साया फिगन होते हुए बोला। सिली गर्ल, आप मुझे बेवकूफ़ कह रहे हैं। मरहा वहाब खानज़ादा के सिली गर्ल कहने पर खुफकी से बोली। उसे कुछ दिन पहले ही तो सिली गर्ल का मतलब पता चला था, वरना वो तो वहाब खानज़ादा के मुंह से सिली गर्ल सुनकर ऐसे खुश हो रही थी कि मानो उसने उसे कोई मोहब्बत भरा लफ्ज़ कहा। लेकिन जब उसे सिली गर्ल का मतलब पता चला था तो वो शौक में चली गई थी। नहीं, मैं तो खुद को बेवकूफ़ कह रहा हूँ। वहाब खानज़ादा उसके खफा लहजे को महसूस करते हुए बोला। मरहा उसकी बात पर खिलखिलाई थी। पहले दिन ही बीवी से डरने वाले सारी ज़िंदगी फिर बीवी से डरते हैं। नूरलैन के भाई मरहा वहाब खानज़ादा को छेड़ने वाले अंदाज में बोली। बीवी आप हो तो फिर डरने में कोई हर्ज नहीं। मैं सारी ज़िंदगी आपसे डर कर रह सकता हूँ, लेकिन आपके बगैर नहीं। वहाब खानज़ादा मोहब्बत से मरहा के माथे पर अपने लबों का लम्स छोड़ते हुए बोला। मरहा के लब मुस्कुराए। वहाब खानज़ादा उसके मुस्कुराते लबों को देखकर अपने लबों को उसके लबों के करीब कर गया। इजाज़त है? वहाब खानज़ादा ने मरहा की आंखों में आंखें डालकर इजाज़त तलब की। मरहा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आई। एक शर्त पर मरहा ने कहा। कैसी शर्त?
वहाब खानज़ादा ने पूछा। दोनों के लब बोलते हुए एक दूसरे के लबों से मस हो रहे थे। आप मुझे सिली गर्ल नहीं कहेंगे, मरहा ने कहा। मंजूर है। वहाब खानज़ादा ने झट से हामी भरी। पहले मुझसे मोहब्बत का इजहार करे, फिर इजाज़त दूंगी। मरहा वहाब खानज़ादा से बोली, इजाज़त देंगी तो ही मोहब्बत का इजहार अमली तरीके से करके दूंगा। ना जाने वहाब खानज़ादा मरहा की बात पर बोला। मैं आपकी हूँ, दिलो जहाज़ से आपको इजाज़त है मिस्टर वहाब। मरहा वहाब खानज़ादा की बात पर उसकी गर्दन में बाजुओं को हायल करती हुई बोली, मैं भी दिलो जान से आपका हूँ, आपका ही रहूँगा। वहाब खानज़ादा मरहा की बात पर सरशार होते हल्का सा उसके लबों को छूकर बोला और मरहा पर से उठते हुए वापस अपनी सीट पर बैठा। अपनी शेरवानी को उतार कर वो सीट पर रखते खुद अपनी साइड से बाहर आया। मरहा हैरत से उसे बाहर जाता देख रही थी। वहाब खानज़ादा ने हर तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी उस अंधेरे को कम कर गई थी। वहाब खानज़ादा अपने सर पर हाथ फेरते गाड़ी की दूसरी साइड पर आया और मरहा की साइड का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकाल गया और गाड़ी का दरवाज़ा पट से बंद करते हुए मरहा को समझने का मौका दिए बगैर उसके लबों को अपने लबों की कैद में ले गया। जबकि अचानक आफताब पर मरहा ने बौखलाकर उसके कुर्ते को थामा। वहाब खानज़ादा उसके लबों को अपने लबों पे वस्त किए ही पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर मरहा को अपनी बाहों में उठाते पिछली सीट में पर मुंतकिल हुआ। मरहा हैरान परेशान सी अपने लबों पर वहाब खानज़ादा की शिद्दत बर्दाश्त करने लगी। कितने ही लम्हे वहाब खानज़ादा उसके लबों से लिपटता हुआ उसकी सांसें चुराता रहा था। वहाब मरहा उससे अपने लबों से चिपकता देखकर मज़ाहमत करते उसे पुकारने लगी और साथ ही उसे जगह का एहसास भी दिलाने लगी थी, लेकिन वो कहाँ मरहा को सुन रहा था। वो तो अपनी तशनगी मिटाने में मसरूफ़ था। वहाब खानज़ादा उसके मज़ाहमत करते हाथों को एक हाथ से पकड़ गया, जबकि दूसरे हाथ से वो उसके भारी लहंगे को उसके तन से जुदा कर गया और अगले ही लम्हे उसकी लहंगे की कुर्ती को भी उतार गया था। लेकिन इस दौरान उसने एक लम्हे के लिए भी मरहा के लबों को आज़ादी नहीं बख्शी थी। वहाब खानज़ादा ने बैक दरवाजे को लॉक लगाया और अपने हाथों को मरहा की बैक स्ट्रिप में उलझाते वो उस आखिरी पर्दे को भी उतार गया था। मरहा की सांसें उखड़ने लगी थी। वहाब खानज़ादा शिद्दत से उसकी सांसें जकड़े हुए था। मरहा शर्म से दोहरी हुई मज़ाहमत तक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहाब खानज़ादा ने उसके दोनों हाथों को पकड़ रखा था। वहाब खानज़ादा मरहा की मुसलसल मज़ाहमत पर भारी दिल से उसके लबों को आज़ाद करते उसकी धड़कनों पर झुका था। उसकी धड़कनों को बेताबी से अपने लबों से महसूस करते मदहोश हुआ था, जबकि अंग अंग में एक सुकून की लहर दौड़ उठी थी। वहाब खानज़ादा मदहोश होते उसकी धड़कनों को अपने दांतों से काट गया। मरहा वहाब खानज़ादा की शिद्दत भरे लम्स पर दर्द से सिसकियां भरने लगी। अभी से सिसकियां भरने लगी हैं, जाने वहाब, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। वहाब खानज़ादा उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनते हुए बाकी से बोला, और आपका ये रूप अल्लाह मुझे मदहोश कर चुका है। वहाब खानज़ादा एक बार फिर से उसकी धड़कनों पर अपना लम्स छोड़कर बोला। वहाब खानज़ादा मरहा के माथे पर लब रखते उस पर से उठता हुआ खुद को हर पर्दे से आज़ाद कर गया। मरहा ने शर्म से अपनी आंखें झुकाई, जबकि दिल शिद्दत से धड़क रहा था, जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। वहाब खानज़ादा उसे शर्माते देखकर मुबहम सा मुस्कुराया और उसकी टांगों के दरमियान अपनी जगह बनाते हुए एक बार फिर से उसके लबों पर काबिज हुआ। वहाब खानज़ादा उसके बालाई लब पर जुल्म ढाते अब उसके निचले लब को चूमते हुए उसे अपने दांतों से खींचकर बाहर छोड़कर उसके लबों को आज़ादी बख्श गया। मरहा अपने लबों को आज़ादी मिलते ही गहरे गहरे सांस भरती उसके बरहना सीने पर अपना सर टिका गई, जबकि वहाब खानज़ादा के हाथ मरहा के वजूद की गहराइयों में गर्दिश करने लगे। मरहा मचलती हुई वहाब खानज़ादा से दूर होने की तगोदो करने लगी, जबकि उसका पूरा वजूद कपकपाहट का शिकार हुआ था। वहाब खानज़ादा उसके कपकपाते वजूद को महसूस करते अपने हाथों की बेबाक हरकत को रोकते मरहा को रिलैक्स करने लगा। डरना नहीं है जाने वहाब खानज़ादा उसकी आंखों में खौफ देख कर बोला और उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर एक झटके में मरहा के वजूद में दाखिल हुआ। मरहा की चीख गाड़ी में गूंज उठी थी, जबकि आंसू आरस पर बह निकले थे, जिन्हें वहाब खानज़ादा अपने लबों से चुनते अपनी शिद्दत में इजाफा कर गया। मरहा का पूरा वजूद हरकत कर रहा था। सांसों का उतर चढ़ाव उसके जिस्म के खदोखाल वहाब खानज़ादा को मज़ीद बहका रहे थे। वहाब खानज़ादा उसकी धड़कनों पर अपने हाथों का लम्स छोड़कर उसमें आखिरी हद तक समाया। इस अमल से दोनों की सांसें फूल चुकी थी, दोनों के वजूद पसीने में भीग चुके थे, दोनों की सांसों की तपिश गाड़ी के शीशों पर भाप छोड़ने लगी थी। बाहर अंधेरी रात छाई हुई थी, जबकि हर सू खामोशी का राज था, लेकिन गाड़ी के अंदर दोनों के मिलन की आवाज़ें गूंज रही थी।
صبح کے تقریباً 7 بج رہے تھے۔ آج موسم میں ذرا سی خنکی بھر گئی تھی۔ سرد ہوائیں ایک الگ سا سرور بخش رہی تھی۔ رؤف لکھانی شاہ مینشن کی چھت پر کھڑا دونوں ہاتھوں سے ریکنگ کو تھامے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھا، جبکہ دور دور سے قوالی کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ فجر کی نماز ادا کرتے ہی ابراہیم کو بتا کر اوپر چھت پر آ گیا تھا تاکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے پریشان نہ ہو۔ ماما، آپ کے بیٹے کو آپ کی ضرورت ہے ماما، رؤف لکھانی نم لہجے سے بڑبڑایا۔ کب تک میں اپنے چہرے پر خوشی کا خول چڑھائے رکھوں گا؟ میں ٹوٹ رہا ہوں، بکھر رہا ہوں، مجھے کوئی سمیٹنے والا کیوں نہیں ہے؟ ہر بار کیوں میں خود ہی ٹوٹ کر ہی سمٹنے لگتا ہوں؟ کبھی کوئی تو ہو جو مجھے سینے سے لگائے اور محبت سے کہے میں ہوں نا، میرے ہوتے ٹینشن نہیں لینی، لیکن کوئی بھی نہیں ہے ایسا جو مجھ سے ایسا کہے۔ کیوں ہوتا میرے ساتھ ایسا؟ جسے میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے دور چلا جاتا ہے۔ چاہنے کی سزا اتنی دردناک کیوں ہوتی ہے کہ انسان اس چاہت میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے؟ رؤف لکھانی وہیں سرد زمین پر بیٹھے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ کل رات اسلان شاہ کی نورالعین کی محبت دیکھ کر رشک سا محسوس کر رہا تھا، اور وہی اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا بھی محسوس ہوا تھا، جیسے اس کا دل جو محبت نہ ملنے پر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں کچھ لوگ ہمارے لیے واجب المحبت ہوتے ضرور ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ہوتے نہیں۔ وہ ہمارے لیے سراب ہوتے ہیں جس کے پیچھے ہم جتنا بھی بھاگتے ہیں وہ کبھی ہماری دسترس میں نہیں آ سکتے۔ رؤف لکھانی اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے نم لہجے میں بولا، جبکہ اس کا پورا وجود کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ محبت مل جانے والوں کے لیے زندگانی کا نام ہے، مل جانے والوں کے لیے زندگانی کا نام اور نہ ملنے والوں کے لیے موت کی کہانی کا۔ میرے لیے تو محبت کا نہ ملنا موت ہی ہے، اور میں ایسی موت میں ہر پل گھٹ گھٹ کر مر رہا ہوں۔ زندگانی تو وہ اسلان شاہ کی ہے، وہ اس پر واجب المحبت ہے، وہ اس کی تھی اور اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی، بس میں ہی تہ دامہ رہ گیا ہوں۔ رؤف لکھانی اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھ کر بولا، کوئی میرے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر پوچھے میں کیا چاہتا ہوں اور میں کہوں میری نور کے نام کی لکیر جس میں وہ مجھے مل جائے۔ رؤف لکھانی کر بھری ہنسی ہنستے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ اسلان شاہ کچن میں داخل ہوا۔ سامنے ہی اسے داد بخش ناشتہ ریڈی کرتے ہوئے دکھائی دیا۔ تبھی وہ اسے پکار گیا، جی۔ داد بخش نے اسلان شاہ کو بغیر دیکھے جواب دیا، مجھے دیکھ کر جواب دو۔ اسلان شاہ اس کے بغیر دیکھے جواب دینے پر بولا، میں پرائے مردوں کو نہیں دیکھتا۔ داد بخش اسلان شاہ کی بات پر بولا۔ اسلان شاہ نے داد بخش کو گھورا، میں پرایا مرد ہوں تو جو یہاں 3 پرائے مرد رہتے ہیں انہیں تو تم بڑی محبت سے دیکھتے ہو۔ اسلان شاہ جل بھن کر بولا، ان سے میری جان پہچان ہو چکی ہے نا، اس لیے وہ پرائے مرد نہیں ہے۔ داد بخش نے جواب دیا، لیکن ہنوز وہ اپنے کام میں مصروف تھا، مجھ سے بھی جان پہچان کر لو، فائدے میں رہو گے۔ اسلان شاہ وہاں پر رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا، جبکہ نظریں کچن سے باہر کی جانب بھی گھوم رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کچھ تو چل رہا تھا۔ فارس سر نے کہا تھا راہ چلتے فقیر سے جان پہچان کر لینا، لیکن ان کے سالے سے جان پہچان مت کرنا۔ داد بخش نے اصل مدعا بتایا، جبکہ اسلان شاہ آنکھیں پھاڑے ہوئے داد بخش کو دیکھتا رہ گیا۔ اسلان شاہ نے دانت پیس کر فارس خان زادہ کو گالیوں سے نوازا، جو اسے ہر طرف پروموٹ کر رہا تھا کہ وہ اس کا سالہ ہے۔ فرض کرو میں اس کا سالہ نہیں ہوں تو کیا تم میری مدد کرو گے؟ اسلان شاہ نے اپنی تھوڑی نیچے اپنا ہاتھ ٹکاتے داد بخش سے کہا، جو ناشتہ فل ریڈی کر چکا تھا، جو چیز فرض نہیں ہو سکتی میں وہ چیز کبھی فرض نہیں کرتا۔ داد بخش نے ٹکا سا جواب دیا، سالوں کی طرح ڈھیٹ ہے۔ اسلان شاہ بڑبڑایا اور چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا، جا رہا ہوں میں تم سے خفا ہو کر۔ اسلان شاہ نے داد بخش سے کہا، میں جانے والوں کو نہیں روکتا، داد بخش نے جواب دیا۔ اسلان شاہ داد بخش کے جواب پر اپنا پاؤں پٹکتے ہوئے کچن سے چلا گیا۔ شاہ کیا ہوا آپ کو؟ نورالعین جو سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی اسلان شاہ کو کچن سے تپتے چہرے سے نکلتا دیکھ کر اس کے پاس جاتی ہوئی بولی، آپ نیچے کیوں آ گئی نور؟ اسلان شاہ نورالعین کو جواب دینے کی بجائے اسے تھام کر لاؤنج کے صوفے پر بٹھا گیا۔ وہ میں ناشتہ ریڈی کروانے کے لیے آئی تھی، نورالعین نے جواب دیا۔ ہاں ناشتہ ریڈی، میں وہی دیکھنے کے لیے گیا تھا، تبھی تو دیکھے میرا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ اسلان شاہ اپنا چہرہ نورالعین کو دکھاتے ہوئے بولا، مجھے تو یہ چہرہ سرخ کسی اور بات پر لگ رہا ہے شاہ۔ نورالعین اسلان شاہ کو بات بدلتے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، میری چلاکو؟ اسلان شاہ نورالعین کی بات پر کھسیانی سی ہنسی ہنسے نورالعین کے دونوں گالوں کو کھینچ کر بولا، جبکہ اسلان شاہ کی حرکت پر نورالعین نے منہ بسورا، آپ ریسٹ کریں، میں کمرے سے اپنا موبائل لے کر آتا ہوں۔ اسلان شاہ نورالعین کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ نورالعین نے سر ہلایا اور اسلان شاہ کو سیڑھیاں چڑھتا ہوا دیکھنے لگی، لیکن اسے اسلان شاہ سے خطرے کی بو آ رہی تھی اور وہ جانتی تھی وہ خطرہ اس کے لالا کے سر پر منڈلا رہا ہے۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اگلا ویڈیو آخری ہوگا، آخری قسط ہوگی اس ناول کی، تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ تو چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔